Звідки вони хуяють, блядь? Звідки, блядь? नमस्कार। दुनिया जहान के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र यूक्रेन पर है और ख़ास तौर से रूसी हमले से जिस तरह यूक्रेन तबाह हो रहा है, जितने तरह के सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका और नेटो देशों की जो भूमिका है, इन तमाम सवालों पर हम आज बात करेंगे जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सत्येंद्र रंजन से। सत्येंद्र जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरी सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन में अमेरिका के रोल को या नेटो की जो भूमिका है उसको आप कैसे देखिए अतुल जी, ये जो सारा संकट ही खड़ा इसी सवाल पर हुआ है कि नेटो का विस्तार होना चाहिए या नहीं। ऐसी अभी पिछले कुछ दिनों में ये बातें सामने आई हैं। खुद जर्मन अखबार डेर स्पीगल ने इस बारे में एक दस्तावेज छापा है, इंटरव्यू भी छापा है कि जब सोवियत यूनियन खत्म हो रहा था और जर्मन एकीकरण होने वाला था, तब की जो अमेरिकी सरकार थी, उन्होंने लास्ट सोवियत प्रेसिडेंट गोर्बाचेव को ये आश्वासन दिया था कि जर्मन यूनिफिकेशन के बाद 1 इंच भी नेटो का एक्सपेंशन नहीं होगा, यानी जो 12 देश उसमें उस समय थे, उसके अलावा किसी अन्य को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो रूस बिल्कुल कमजोर हो गया और पश्चिम ने अपना ये वादा नहीं निभाया और एक के बाद एक वो देश जो पहले वार्सो पैक्ट में थे, वार्सा संधि में थे, या सोवियत संघ का हिस्सा थे, जो 15 गणराज्य बने, उनमें से कुल 14 देशों को नेटो ने शामिल कर लिया। अब बात यूक्रेन और जॉर्जिया को शामिल करने पे आ गई थी, जिसको कि रूस या पुतिन का यह मानना था कि यह उनके लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है। तो उन्होंने इसीलिए दिसंबर में एक लंबा दस्तावेज भेजा जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंताएं बताई और उन्होंने कहा, ये आश्वासन मांगा कि इन 2 देशों को शामिल नहीं किया जाएगा, कि इसका मतलब है क्योंकि नेटो की फौज बिल्कुल रूस की सीमा तक आ जाएगी। इसको हिकारत का भाव के साथ में वेस्टर्न कंट्रीज ने अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि इस पे तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो घटनाएं चली हैं उसका ये नतीजा है कि अभी वो हमला हुआ है। अब इससे ये साफ है कि जो दुनिया की स्थिति बदल चुकी है। जब इतने दिनों से इतनी धमकियां दी जा रही थी कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और जब एक्चुअल हमला हुआ तो आज यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि कल हमने 27 देशों के राष्ट्रपतियों या प्रधानमंत्री से बात की, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सीधे दखल तो नहीं दे सकते हैं। तो यह कुल मिलाकर एक जो ग्लोबल इक्वेशन में बड़ा बदलाव आ चुका है, उसकी तरफ यह इंगित कर रहा है। हाँ, लेकिन अभी ओवरऑल जैसे मान लीजिए जो नेटो की भूमिका है अभी तक, जैसे उसमें लगभग 30 देश शामिल हैं आज की तारीख में, और सारा का सारा उसका जो नियंत्रण है वो अमेरिका के पास है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन को वहां शामिल ना करना और बाइडेन का लगातार इस बारे में अभी फिलहाल के दिनों में ये बताते रहना कि यूक्रेन पर खतरा है और रूस हमला कर रहा है, तो इसमें अमेरिका की जो भूमिका है वो ओवरऑल क्या लग रही है आपको, कि वो क्या ये स्थितियां उसे बहुत पहले से क्लियर थी और वो जानता था कि ऐसा होगा, और ये भी ऐसी स्थिति में उसे कुछ नहीं करना है, वो अपनी कोई सेना नहीं भेजने वाला है और ना ही नेटो का कोई सहयोग यूक्रेन को मिलेगा। ऐसी स्थिति में वो दुनिया को क्या संदेश देना चाहते थे बाइडेन इस तरह की लगातार कर?
देखिए, यह तो बात दुनिया में अब जो जानकार हैं वो मान रहे हैं कि अमेरिकी जो हेजीमनी थी, अमेरिका का जो वर्चस्व है, वो अपने अंतिम दिनों में है। इस बीच दुनिया में कम एक बड़ी ताकत खड़ी हो गई है, चीन की, और जिसकी मुख्य ताकत सैनिक नहीं बल्कि आर्थिक है। और अमेरिका भी जब जब उसके आप अच्छे दिन थे, तो उसकी मुख्य ताकत आर्थिक थी। वो आर्थिक रूप से पूरी दुनिया को डोमिनेट करता था। लेकिन अभी जो कोविड के हालात के बाद देखा गया, 9 लाख लोग वहां मर चुके हैं कोविड से, और उसके बाद जिस ढंग की महंगाई और आर्थिक परिस्थितियां वहां बनी हुई हैं, उसके बीच में उसकी निर्भरता चीन पर कितनी ज्यादा है, यह इस बात से जाहिर हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बाइडेन तक के जमाने में इतने व्यापार प्रतिबंध लगाए गए, फिर भी उनका व्यापार घाटा चीन से बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि चीन से जो आयात होता है, इसका कोई उनके पास विकल्प नहीं है। यह क्या बताता है? बताता यह है कि आर्थिक केंद्र जो है वो खिसक के चीन के पास आ गया। रूस इतनी बड़ी आर्थिक ताकत नहीं है, लेकिन आज भी वो बहुत बड़ी सैनिक ताकत है। तो एक दुनिया का एक ध्रुव वह भी है। जब इतने मजबूत ध्रुव दुनिया में पोल खड़े हो जाएं, तो आप उनको डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका और वहां का जो शासक वर्ग है, वो इस स्थिति को, ये जो नई स्थिति बन गई है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए वो लगातार इस तरह की जुबानी जहां तक बातें हैं, उसमें वो एक संदेश देने की कोशिश करता रहा है। लेकिन रूस के ने जो किया कल 24 तारीख को, उसने यह बात दुनिया के सामने ला दी कि अमेरिकी हेजीमनी जो है, अमेरिकन हेजीमनी जो है, उस पर विराम लग गया है। हालांकि ये बात अफगानिस्तान में भी दिखी थी, जहां 20 साल के अभियान के बाद वो एक तरह से पराजित होकर वहां से लौटे। इराक में भी वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। तो उनकी सैनिक ताकत की क्षमता तो पहले ही सीमित होने लगी थी कि वो दुनिया को अपने ढंग से ढाल सकते हैं। अब सामने आया है कोविड के बाद कि उनकी आर्थिक ताकत भी काफी पहले से काफी कमजोर हो चुकी है। तो जब ऐसे हालात हो जाएं, तो अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। अभी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कल की घटना ने उन्हें, दुनिया के लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर किया है। आज मैं देख रहा था एक ट्वीट थ्रेड देख रहा था, किसी गल्फ कंट्री के जानकार ने किया था, और उसमें उन्होंने बताया कि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि पूरे वेस्टर्न एशिया के जो अखबार हैं, वो उसमें ज्यादातर खबरें रूस के एंगल से छपी हैं, जबकि वहां पर पहले जो पश्चिम बोलता था वही चीजें छपती थी। तो यह दुनिया में बदलते हुए हालात का संकेत है। अगर गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका का जो एक वैचारिक कंट्रोल था वो टूट रहा है, तो ये दुनिया किधर जा रही है बहुत साफ है। तो निश्चित तौर पे इसको ये मान के चलना चाहिए कि इस समय अगर दुनिया के जो महाशक्तियों की जहां तक बात आती है, कि शुरुआत में जो ये माना जाता था कि सोवियत संघ और अमेरिका दो बड़ी महाशक्तियां हैं जो पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं, ऐसी स्थिति में आज एक महाशक्ति तो खत्म हो गई और दूसरी महाशक्ति के तौर पर चीन उभर करके आया, और ये रूस का जो अभी आज का जो स्ट्रक्चर है, वो क्या आपको ये लगता है कि पुराना जो सोवियत संघ किसी जमाने में हुआ करता था, आज की जो स्थिति है काफी हद तक उस स्तर तक पहुंच सकती है? ये सोवियत संघ का जो था, उसमें एक अलग उसमें एस्पेक्ट था आइडियोलॉजिकल। उसमें एक आइडियोलॉजी का एलिमेंट था, जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका का उस समय या पश्चिम का टकराव था, उसको साम्यवाद बनाम पूंजीवाद के टकराव के रूप में वो पेश किया गया था। अब जो टकराव है उसमें कोई आइडियोलॉजिकल एलिमेंट नहीं है। रूस की तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन जरूर है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कोई आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी पे चलती है, इसके कोई संकेत नहीं है। वो बिल्कुल ट्रांजैक्शनल है, लेन देन की फॉरेन पॉलिसी है कि जिसके साथ भी आपका लाभ है उसके साथ आप संबंध बनाते हैं। इसलिए चीन म्यांमार के सैनिक शासकों के साथ भी उसके बहुत गहरे संबंध उन्होंने 1 साल के अंदर ही बना लिए हैं। तो और बहुत सारे जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं उनके साथ भी उनके संबंध वैसे ही हैं। लेकिन जो बात है कि ताकत, ये अपनी इस नीति से
आज 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पिछले साल चीन बन गया। अमेरिका लगभग 22-23 ट्रिलियन डॉलर की है और ऐसा माना ही जा रहा है कि ये दशक खत्म होते होते चीन सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। फाइनेंशियल सेंटर वहां पर खिसक रहा है। आप देखिए कल से आज तक की घटना देखिए, दुनिया की सारी मुद्राओं के दाम के भाव गिरे हैं, सिर्फ युआन का भाव चढ़ा है जो चीन की मुद्रा है। यानी दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि युआन में इन्वेस्ट करना, चाइना में इन्वेस्ट करना इसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो ये संकेत बहुत साफ है। और दुनिया में कभी भी कोई भी जो महाशक्ति हुई है उसका कोर इकोनॉमी होती है। सोवियत यूनियन में एक आइडियोलॉजिकल एलिमेंट था, लेकिन सोवियत यूनियन कभी भी अमेरिका के बराबर की अर्थव्यवस्था नहीं था। उसकी अर्थव्यवस्था हमेशा उससे कम थी, वो आर्थिक चुनौती देने की स्थिति में नहीं था, लेकिन आइडियोलॉजी एक उसके पास विपन्न था। चीन असल को जो कोर है, जड़ है, उस मुद्दे पर चुनौती देने की ताकत उसने न सिर्फ बना ली है, बल्कि आज वो एक तरह से सेंटर बनता जा रहा है। और ये बात पिछले साल देखिए, भारत में भी जब गलवान वैली के बाद इतने प्रतिबंध लगाए गए, ऐप बंद किया गया, उनके आयात पर शुल्क बढ़ाए गए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? पिछले साल 126 बिलियन डॉलर का, पहली बार 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कारोबार हुआ। उसमें 98-99 हजार डॉलर का तो केवल हम लोगों ने आयात किया। तो 126 बिलियन था, 98 बिलियन डॉलर का, सॉरी 98 बिलियन का हमने आयात किया और हमारा व्यापार घाटा और बढ़ गया तमाम वो कदम उठाने के बावजूद। वजह क्या है? वजह है कि जो चीजें वो भेजता है उसका कोई विकल्प नहीं है, तो आपको घूम फिर कर वहीं से लेना पड़ता है, उसी से आपको खरीदना पड़ता है। और ये बात केवल भारत की नहीं है, ये बात अमेरिका का व्यापार घाटा पिछले साल लगभग 450 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हो गया, जो हाईएस्ट है हिस्ट्री में। कोविड में कोविड ने स्थिति और खराब कर दी। जी अतुल जी, ये मैं कह रहा था कि अभी ये मुद्दा, ये जो मुद्दा है अभी कई पहलू हैं और हम इसके तमाम पहलू से भारत के संदर्भ में भी इस जो पूरी स्थिति बनी है उस पर हम आपसे लगातार बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम अपनी चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं और अगले बार यानी अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे। आपको इस जानकारी जो आपने दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका धन्यवाद। आपका